इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है मोहित अलवर राजस्थान से, जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, और हम उनकी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे हैं आप मोहित? सर बहुत बढ़िया। आप बताइए। बहुत बढ़िया मोहित। अपने बारे में जितना भी आप कंफर्टेबल हैं दर्शकों को और मुझे बताएंगे प्लीज। जी सर। सर मेरा नाम मोहित है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। और सर मेरे परिवार में मदर हैं, वाइफ है और एक छोटा बच्चा है। अच्छा, जी। कितना बड़ा बच्चा है? सर 3 साल का। अरे वाह, नाम क्या है उनका? सर नाम भव्य। भव्य। बहुत जी। बढ़िया। एंड आपकी उम्र कितनी है मोहित? सर मैं 32। क्या करते हैं, काम कर रहे हैं या कुछ और? सर मैं कॉलेज में एक्चुअली क्या है वहाँ पर एलडीसी हूँ। अच्छा, कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? सर मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर। ओके। किस कारणवश मनी मैटर्स पे आप आए? क्या मदद हम आपकी कर सकते हैं, बताएंगे? सर एक्चुअली क्या है कि कुछ टाइम पहले मुझे शेयर मार्केट का शौक लगा था। पहले मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, उसके बाद धीरे-धीरे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में आया, तो वहाँ पर कुछ बड़े लॉसेस हुए। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोन्स लेने पड़े। अब वो लोन्स का सर कितना ज़्यादा बर्डन है कि मैं अपने एक्सपेंसेस और लोन्स को समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। तो इस वजह से मैं आपकी एक बार मदद चाह रहा था। समझ गया, समझ गया। ठीक है, तो सर पे बहुत सारे लोन्स हैं और उसको मैनेज करने के लिए आपको मदद चाहिए। वो लोन्स आपने, क्योंकि आप शेयर मार्केट में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में फंस गए थे, तो उसके कारणवश लेना पड़ा। ठीक है, पूरी जी। मदद करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या-क्या है, आपके खर्चे कहाँ-कहाँ हैं, लोन कौन-कौन से हैं, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी। आपकी इनकम से शुरू करते हैं। तो सर मैं बताइए, आपकी सैलरी कितनी है मोहित? सर मैं 1 मिनट अपनी एक्सेल शीट खोल ले रहा हूँ, मैंने पूरा डेटा लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया, एक्सेल शीट बनाई है तो मतलब पहला कदम तो हो ही चुका है। जो मेरी कॉलेज से सैलरी है वो 21,500 रुपए है। इसके बाद सर एक मेरा पार्ट टाइम जॉब है शाम को, उससे मुझे 10,000 पर मंथ मिलते हैं। ओके। और सर एक मेरा और पार्ट टाइम है जो वीकेंड्स पे होता है, अच्छा। उसमें मुझे 6,000 रुपये मिलते हैं। सर ये मेरी मोस्टली इनकम है, मतलब ये लगभग लमसम 37,500। बिल्कुल। मुझे ये बताएँगे, ये पार्ट टाइम जॉब्स क्या हैं? पहला वाला, दूसरा वाला? सर एक तो शाम को मेरा कुछ अकाउंटिंग वगैरह का काम रहता है एक फर्म पे। ठीक है। ओके। और वीकेंड पे सर मेरा क्या है कि गवर्नमेंट टेंडर का काम है, मैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके टेंडर फाइल करता हूँ। ओह! बहुत बढ़िया। और ये कितने टाइम से करते आ रहे हैं? सर ये तो मुझे काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ठीक है। तो ये, क्योंकि आपकी सैलरी पूरी नहीं पड़ रही थी, तो आई एम अस्यूमिंग कि उसको भरने के लिए आपने ये पार्ट टाइम जॉब्स शुरू करी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये 37,500 जो हैं, ये आपके महीने की सैलरी बनती है, ये 2 पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब करके। ठीक है, अब अपने खर्चे बताइए। लोन्स को हम बाद में कवर करेंगे मोहित, सबसे पहले अपने रहने-सहने का, पूरे घर को चलाने का खर्चा बताइए। सर मंथली एक्सपेंसेस जो है वो मैंने कंबाइन किए हुए हैं, लगभग 15,000 रुपए, ओके, 15,000। ठीक है। क्या आप लोग अपने ही घर में रहते हैं? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट। तो वहाँ कोई किराया वगैरह नहीं है, तो 15,000 रुपए में आपका पूरा खाना-पीना, बिजली का बिल, बाकी सब फ़ोन-वोन, बच्चे का सब कुछ। बिल्कुल, ये कंप्लीट है। ठीक है, ओके। फिर मुझे अपना एक-एक करके लोन बताइए। मुझे हर लोन के बारे में 3 चीज़ें जाननी हैं। एक, आपका ईएमआई कितना है? जी, दूसरा, ईएमआई कितनी बची हुई है? जी। और तीसरा, अगर आपको पता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज का दर कितना है? ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सर एक आईडीएफसी बैंक का लोन है, ठीक है, जिसकी ईएमआई जाती है 7229। 7229। ठीक है, इसका सर लोन अमाउंट है 3 लैक्स और इसकी 37 ईएमआई लेफ्ट है। इसके बाद सर एक एक्सिस बैंक का है। कुछ आइडिया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.5%। 15.5%। तो ये आपका पर्सनल लोन है। जी। इसके बाद सर एक एक्सिस बैंक का है। हुँ, हुँ। ये भी पर्सनल लोन ही है सर, 15% पे 1.5 लाख रुपए का। सर 33 ईएमआई लेफ्ट है और 3,451 की ईएमआई है। इसके बाद सर तीसरा है कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है ये। ये सर 3-4 ईएमआई क्लब करके मैंने एक बताई है आपको, और इसका 20% इंटरेस्ट है हुँ, और हुँ। इसकी 7,850। ठीक है, इसकी कितनी बची है? 1 ईएमआई लेफ्ट है। ओके, ठीक है। इसके बाद सर एक एसबीआई का है, ये 16.50% पे है, 50 के का। इसकी ईएमआई सर बच रही है अभी 21 और ईएमआई अमाउंट है 2,625। इसके बाद सर एक किसी मित्र से लिए हुए हैं, उनके 6,000 रुपीज़ बचे हुए हैं।
ये विदाउट इंटरेस्ट है और ये मैं 1200 रुपीज़ पर मंथ दे रहा हूँ। मतलब ये 12,000 से है तो 6,000 मैंने पे कर दिए हैं। ठीक है। इसके बाद सर एक एक्सिस बैंक का और लोन है 95,000 का। ये सर मैंने अभी लिया था रिसेंटली, क्योंकि मेरा एक क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था 1 लाख रुपए का। मेरा करीब 2-3 हज़ार रुपए इंटरेस्ट जा रहा था बस। हुँ, हुँ। मैं उसको क्लियर करके और ये ईएमआई बनवा ली है। ये है सर 2750 रुपए की ईएमआई है, 48 मंथ्स की है ये। ये अभी-अभी शुरू हुआ होगा। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा सर एक फ्रेंड से हैं 1,25,000, ओके। उसका केवल इंटरेस्ट ही जाता है सर 3,250 रुपीज़। कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो? सर ये करीब 3% पर मंथ का है अप्रॉक्सिमेट। दोस्त तो नहीं बुलाऊँगा फिर इसको। ठीक है। और यही हैं सर सारे? जब हुँ। एक और रह गया इसमें, ये यस बैंक का है। ये क्या है सर, मेरा एक 2 लाख का ही और लोन था जो 30% उसका इंटरेस्ट जा रहा था केवल। उसको क्लियर करके ये लोन शुरू कर दिया। इसकी ईएमआई ₹5600 की जाती है, 5600 की। ठीक है। इसकी 47 ईएमआईज़ लेफ्ट है अभी। और ये कितने ब्याज पे है? 16.50% पे। ये हैं सर कंप्लीट। ओके, समझ गया। ये सब कुछ जोड़ के करीब 50,000 रुपए बनते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। आमदनी है 37,500, तो हर महीने आपका शॉर्टफॉल होते जा रहा है, वो ब्याज बढ़ते जा रहा है। बैंक में कुछ भी पैसे हैं? सर बैंक में मेरे पास 25,000 रुपए हैं और इसके अलावा सर एक मेरा फंड एलआईसी से इस साल के एंड में आएगा, कितने का है वो? 50,000 रुपए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी और एसेट? नहीं सर, इसके अलावा नहीं है। ठीक है। घर किसके नाम पे है? सर घर मम्मा के नाम। घर की वैल्यू कितनी है? सर घर की वैल्यू अप्रॉक्सिमेट 50 लैक्स। वाइफ की कोई ज्वेलरी वगैरह? सर गोल्ड ज्वेलरी तो है नहीं। उसकी कोई वैल्यू होगी? कुछ अंदाज़ा? वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता उसकी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका, वाइफ का, माँ का, भव्य का इंश्योरेंस है किसी भी रूप में? सर हेल्थ इंश्योरेंस है। चारों का है? नहीं सर, मदर का नहीं है। ये कंपनी का है कि खुद का लिया हुआ है? नहीं सर, खुद का लिया हुआ है ये। ठीक है। कितना कवर है, कुछ आइडिया? सर 5,000 तक। कुछ-कुछ तो आपने समझदारी वाली चीज़ें करी हैं। लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से नहीं होगा अभी। लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। चलिए सर जब इसको मैं हिसाब देखता हूँ तो माथा चकरा जाता है एक बार देख के। नहीं, बिल्कुल यार, क्योंकि अब है, देखिए, इसमें ना शुरू करने से पहले मदद मैं आपकी पूरी करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जी। जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो इसलिए नहीं है ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो मुझे दिख रहा है कि हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आपकी परवरिश कैसे हुई, क्या बढ़ते हुए आपके पास परिवार में पैसे थे, नहीं थे। लेकिन हर एक इंसान इस पैसे के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश में ही पैसे कमाने की कोशिश करता है। गलती सिर्फ एक ही हो जाती है कि हमें लगता है कि पैसे रातों-रात बन जाएँ, जल्दी से बन जाएँ। जी। एंड 2 चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं, वो मेरे साथ हमेशा सच रही हैं और मेरे हिसाब से हर एक इंसान के लिए सच रहेंगी। पहली ये कि पैसा जितनी जल्दी आता है, उतनी जल्दी जाता है, और जितनी धीमे से आता है, उतनी धीमे से रहता है। तो रातों-रात जो भी पैसा आएगा, एंड शायद आ भी जाए, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बना पाते रातों-रात, लेकिन वो जितनी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी आपके हाथ से छिन जाएगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। पैसे की एक फितरत होती है जिससे हम कभी भाग नहीं सकते। और जी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, मोहित, ये नहीं देखा है कि किसी इंसान ने अपने डिसीजंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उनका सामना ना किया हो। चाहे वो बिल्कुल देर सर। से ही हुआ हो, लेकिन हर एक इंसान अपने जो भी वो डिसीजन लेता है, उसके वजह से उसकी ज़िंदगी में जो होना चाहिए, उसका सामना करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको आप कर्म बोल दीजिए, इसको आप कुछ और नाम दे दीजिए, चाहे आप भगवान में विश्वास करते हो, नहीं करते हो, कर्म में विश्वास करते हो, नहीं करते हो, लेकिन ये मैंने हमेशा सच देखा है। एंड अभी यही है कि आप अपने कर्मों का फल ही जी रहे हैं। तो बिल्कुल जहाँ सर, आप 4 फँसे, 4 साल लगे इस चीज़ को समझने में। बिल्कुल। खूबसूरत बात ये है कि आप समझ चुके हैं और 32 साल की उम्र में ही समझ चुके हैं, तो अब ज़िंदगी में होपफुली कभी ये गलती दोहराएँगे नहीं, और पैसे को एक बहुत अलग नज़रिए से, एक बहुत अलग इज़्ज़त के साथ देखेंगे, जो कि इंश्योर करेगा कि आपके परिवार को, आपको कभी भी इस तरीके की हानि फिर से ना हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, 2-3 तरीके हैं मोहित, जहां आप इस पूरे चंगुल से निकल सकते हैं। पहली असलियत से वाकिफ करते हैं। पहली असलियत यह है कि आपकी जितनी आमदनी है, और उसमें आप ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, 2 पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो इस आमदनी में हम ज्यादा एडिशन नहीं कर पाएंगे। अगर होगा भी, वो कुछ हजारों का ही होगा। ये नहीं है जी। कि ये 37,000 रातों रात अगर आपने मेहनत कर ली तो 50 बन सकते हैं या 60 बन सकते हैं, या जो भी बन सकते हैं। तो इस 37,500 को हम 37,500 ही मान के चलेंगे। जब आप थोड़े अच्छे से लोन अपने कवर कर पाएंगे, उसके बाद मारिएगा। जी। तो फाइट जो है वो अपने लोन मैनेजमेंट में मारनी है। अब ठीक दूसरी है। असलियत यह है कि आपके जो ज्यादातर लोन हैं वो अभी भी काफी लंबे हैं। लाइक पहला आईडीएससी का लोन 3 साल है, एक्सिस बैंक का लोन भी करीब 3 साल का है, एसबीआई का लोन
2 साल का है, एक्सिस का आपने अभी लिया है, येस बैंक का भी लिया है 4-4 साल का। तो ऐसा नहीं है कि इनको हम रातों रात अगर उतारने की कोशिश करें तो कोई तरीका होगा। और टोटल लोन जो आपके सर पे चढ़े हुए हैं वो करीब 8 लाख है। सबसे पहला तरीका जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आपके पास आपकी माताजी के नाम घर है, घर की वैल्यू 50 लाख के करीब है। तो अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहें, जो कि आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ 8 ही लाख चाहिए और 50 लाख का घर आप उसके लिए गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत कम परसेंटेज ऑफ द टोटल होम वैल्यू मांग रहे हैं। क्या आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ट्राई किया कभी? सर ट्राई नहीं किया इसके बारे में। ठीक है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा 3 कारणों से। एक, आप जितनी घर की वैल्यू है उससे बहुत कम वैल्यू लेना चाहते हैं। नंबर 2, उसका ब्याज का दर बहुत कम होगा। आपके जो सारे लोन हैं वो 15, 16, 30, 36% पे हैं, उससे तो बहुत ही कम 9, 9.5, 10% के करीब आपको मिल जाएगा। तीसरा, आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए मिल सकता है, तो आपकी हर महीने की जो ईएमआई है वो बहुत कम होगी। टू गिव यू एन आइडिया, मैं होम लोन कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। अगर हम 8 लाख का लोन लेते हैं और मान लेते हैं कि वो 9.5% पे हमें मिलता है, और मान लेते हैं कि हम वो 10 साल के लिए अभी लेने के लिए तैयार हैं, आपका महीने की ईएमआई इस पूरे 8 लाख की 10,350 रुपए होगी, जिसमें आप अगर 10 साल के लिए भी ये पूरा देंगे, आप 8 लाख रुपए तो देंगे ही देंगे, उसके ऊपर जो ब्याज होगा वो सिर्फ 4,40,000 रुपए देंगे। और सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो आप ब्याज देंगे वो इस 8 लाख के ऊपर कम से कम कुछ नहीं तो 15 लाख रुपए होगा। आपका 37,500 का जो आमदनी है उसमें से आपका खर्चा 15,000 रुपए का निकल गया, बचे 22,500 रुपए, उसमें से 10,500 रुपए आपकी ईएमआई निकल जाएगी, तो बचे 11,000 रुपए। और उस 11,000 से आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। एंड इन्वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क ना लेके म्यूचुअल फंड की एक एसआईपी भी करते हैं जो कि आपको 12, 13, 14, 15% तक भी दे सकती है, वो आपके 9.5, 10% के ब्याज की दर से ज्यादा है और टैक्स काट के भी ज्यादा ही रहेगी, तो वो उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। या अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, इस 10 साल के लोन को मुझे 10 साल पे नहीं रखना है, क्योंकि है तो ये माँ का घर, मेरा तो नहीं है, और ये घर कायदे से उनके नाम पे उन्हीं के लिए होना चाहिए, तो आप यही 11,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर करके इसी 10 साल के लोन के 4 या 5 साल में ही खत्म कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, अभी पता नहीं है कि गोल्ड ज्वेलरी की पूरी कीमत कितनी है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी की एक चीज अच्छी है अभी के हिसाब से कि गोल्ड बहुत पीक पे है अभी। आप इस गोल्ड ज्वेलरी को अगर गिरवी रख के एक गोल्ड लोन लेते हैं तो वो गोल्ड लोन भी आपको बहुत कम रेट पे मिलेगा एज कंपेयर टू आपके पर्सनल लोन या आपके फ्रेंड के लोन्स। एंड नंबर 2, जब भी आपके पास वो पैसा आएगा उस गोल्ड लोन को पूरा चुका के आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट ही जाएगा। जी सर। तो सेकेंड ऑप्शन इज गोल्ड लोन। आपने गोल्ड लोन के लिए कभी ट्राई किया? नहीं सर। ठीक है, तो गोल्ड लोन ट्राई करिएगा, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कितना गोल्ड है आपके पास। अगर गोल्ड कम है, क्योंकि 8 लाख का गोल्ड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर कम है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी, आपको अपने सबसे महंगे लोन जो है, महंगे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो पहले चुकाने होंगे। एक चीज अच्छी है कि एक ही महीने के अंदर आपका कोटक का क्रेडिट कार्ड वाला जो ईएमआई है वो बंद होने वाला है, तो 7,815 रुपए आपके हर महीने की बचत होने वाली है अगले महीने से। तो मतलब आपके टोटल जो खर्चे हैं ईएमआई जोड़कर वो करीब 41,000 के होंगे, तो सिर्फ 4,000 का एक डेफिसिट है। तो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए का भी गोल्ड लोन ले लें और उससे सिर्फ अपने दोस्त और येस बैंक का जो हाल ही में लोन लिया है सिर्फ वही चुका दें, तो उससे आपको ना सिर्फ वो बफर मिल जाएगा कि आप गोल्ड लोन का इंटरेस्ट चुका पाएंगे, आपके बाकी सारे खर्चे भी आपकी आमदनी में समा जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये 1 महीने बाद, क्योंकि कोटक का क्रेडिट कार्ड क्लियर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इज, अगर आप अपने दोस्त को जो 3,250 रुपए महीने के दे रहे हैं सिर्फ ब्याज, मुझे नहीं पता वो कितना करीबी दोस्त है या नहीं है, जैसे मैंने बताया अगर वो इतना ब्याज ले रहे हैं तो दोस्त तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वो बात करने की रिश्ते पे तो है, उनको प्लीज जाकर बोलिए कि यार मैं इतना ब्याज तो नहीं दे सकता, मैं या तो आप इस 3,250 को ईएमआई में कन्वर्ट करिए ताकि मेरा हर महीने प्रिंसिपल भी जाता रहे और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करिए, या कुछ टाइम तक मुझे एक ग्रेस पीरियड दे दीजिए जिसमें आप
ब्याज नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ मुझे वक्त मिलेगा अपने फाइनेंशियल्स को ठीक करने का एंड फिर मैं उसके बाद पे करने की क्षमता में होऊंगा। लेकिन ये 36% जो लोन है, जो सबसे महंगा लोन है आपका, और वो भी अनफॉर्चुनेटली एक दोस्त से है, उसको तो आपको कंप्लीटली फिर से रीफाइनेंस करना है। क्या आपने इस दोस्त से कभी बात करी है इसके बारे में? सर बात नहीं करी। एक्चुअली ये क्या है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, यस बैंक का जो मैंने लोन लिया था, वो 2 लाख रुपए मैंने इनको ही दे दिए थे। 1,25,000 रुपए बचे हुए हैं अभी। तो वो 2 लाख का इंटरेस्ट तो खत्म हो गया। अभी 1,25,000 रुपए का इंटरेस्ट बचा हुआ है। जैसे बेसिकली आप किसी भी बैंक के साथ सेटल होने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस दोस्त के साथ भी सेटल होने की कोशिश करनी होगी। अब उससे क्या होगा कि अगले महीने के बाद जब आपका कोटक का ईएमआई रुक जाएगा, अगर आपने इस फ्रेंड की ईएमआई भी किसी तरह से रोक दी, तो फिर कम से कम आपके जो महीने की आमदनी और महीने का खर्चा है वो बराबर हो जाएगा। और फिर उसके चलते धीरे धीरे जैसे आपके लोन चुकने शुरू होंगे। ये सबसे बाय द वे तीसरा और सबसे आखिरी तरीका होना चाहिए, ये आपका पहला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद चुकते चुकते जैसे आपने अपने दूसरे दोस्त को जो 6,000 रुपए बचे हुए हैं, आप 1,200 रुपए देते हैं, जब वो 5 महीने में खत्म हो जाएंगे तो 1,200 रुपए थोड़े और खाली हो जाएंगे, वो फिर इस दोस्त को देना शुरू करिएगा। 15 महीने बाद जब एसबीआई का लोन खत्म हो जाएगा, फिर 2,625 रुपए खाली हो जाएंगे, वो फिर इस दोस्त को देना शुरू करिएगा। तो बेसिकली इस दोस्त को आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और ये सारा एक्सेल शीट में मैंने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उसे ये 1,25,000 मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए वो इस ब्याज पे तो मुझसे नहीं मांग सकता, क्योंकि ये आप कभी दे नहीं पाएंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे सेफ अभी बैठ के बिना किसी और डिटेल के जो रास्ता आपके सामने है वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो अगर आप एक्सप्लोर करेंगे आई एम श्योर उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा ही। जितना ज्यादा आप किसी सरकारी बैंक के पास जाएंगे उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पेपर वर्क वगैरह बहुत ज्यादा होगा। जितना आप थोड़ा प्राइवेट बैंक के पास जाएंगे या एक एनबीएफसी के पास जाएंगे तो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, पेपर वर्क थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप अपना घर गिरवी रख रहे हैं तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोलैटरल, एंड इसी के चलते आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी पर्सनल लोन से काफी कम होने वाला है। सर अभी तो आपने जो प्लान बताया उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मम्मी से बात। ठीक है, बिल्कुल करिए। और ये अज्यूम मत करिएगा कि वो मानेंगी, क्योंकि घर कायदे से उनका है और ये आपका हक नहीं है। ये उनकी इच्छा और उनकी आज्ञा होनी चाहिए। मन में सबसे बड़ा डाउट यही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो डाउट बिल्कुल कायदे का है, क्योंकि उन्हें भी ये होगा कि इतनी मुश्किल जिंदगी के बाद ये घर बना है, और ये घर अगर ये भी गिरवी पे चला गया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको वो आश्वासन उनको देना पड़ेगा कि आप अपनी गलती फिर से नहीं दोहराएंगे और जल्द से जल्द इस लोन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जो कि अगर आप चाहें तो 4-5 साल में ही क्लोज हो सकता है, एंड आप इस पूरे चंगुल से 35-36 की उम्र तक ही रिहा हो सकते हैं। मेहनत करने की तो आप में है, वो तो दिख गया है, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप आलसी हैं। लेकिन अपनी गलत डिसीजंस की वजह से जो भी आपको भुगतना पड़ रहा है उसका तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा, और वही कोशिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप उस पश्चाताप से निकल पाएं, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट मोहित। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल अगर हम फिर से बात करें तो आप एक अलग मुकाम पे होंगे, एक अलग खुले दिमाग से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे होंगे, जो आप अभी भी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।